क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2 स्वतंत्रता। आज हम लोग इसको देखते हैं। मानव जहां रहते हैं, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, अगर मानव के इतिहास को देखें तो आपको ऐसे ढेरों उदाहरण मिलेंगे जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती रही है। अर्थात जो शक्तिशाली है उन्होंने अपने से कमजोर को अपने अधिपत्य में रखा है, उसे गुलाम बनाकर रखा है, उससे अपने अनुकूल काम लिया है। और ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर एवं समुदाय के स्तर पर दोनों जगह हुआ है। शक्तिशाली समूह कबीलाई के रूप में ही क्यों न हो, वो दूसरे समुदाय पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। और वहीं आपको ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां इस तरह के वर्चस्व के खिलाफ लोगों ने संघर्ष भी किया है। इस प्रकार के भी उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। और ये उदाहरण सिर्फ उस समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह खुद की स्वतंत्रता के लिए है। और यह स्वतंत्रता क्या है, इस पर यदि हम मंथन करें तो यह काफी व्यापक अर्थ में आपको देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता सिर्फ दूसरे समुदाय से अलग रहना ही नहीं है, उसके अंकुश से बाहर रहना ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्र होकर, आजाद होकर अपनी बात मनवाना और अपना विकास करना भी स्वतंत्रता के दायरे में आता है। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लोगों ने अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी। आपने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में पढ़ा होगा कि अनेकों ऐसे वीर रहे जिन्होंने हंसते हंसते प्राणों की बलि दे दी, सिर्फ इसीलिए कि हमारा देश स्वतंत्र हो। ये स्वतंत्रता सिर्फ व्यक्ति की ही इच्छा नहीं होती है, बल्कि समाज, राष्ट्र, मातृभूमि सबों की इच्छा भावना से अभिव्यक्त होती है। और व्यक्ति हो या समाज, समुदाय, हर कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता चाहती है, स्वतंत्र महत्ता स्थापित करनी चाहती है। और इस प्रकार की स्वतंत्रता पाने के बाद ही वे अपनी संस्कृति की भी रक्षा करने में सक्षम होते हैं। अन्यथा दूसरे के अधिपत्य में जाने के बाद वे आपकी स्वतंत्रता का हनन करने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आपके ऊपर लादते हैं। यह स्वतंत्रता राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहित ढेरों आयाम से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के विविध स्वरूप को देखते हुए आप भी कुछ न कुछ स्वतंत्रता के बारे में अपनी राय रखते होंगे। आप चाहे जिस भी प्रकार की राय रखते रहे हों, आप यदि यह सोचें कि हर कोई स्वतंत्र अपनी चेतना का उपभोग करता है, और जिस समाज में आप रहते हैं वहां सिर्फ आप अकेले नहीं रहते हैं, आपके परिवार के लोग होते हैं, आपके समुदाय के लोग होते हैं, आपके समाज के लोग होते हैं, विविध प्रकार के लोग वहां रहते हैं। और सभी लोग यदि अपनी अपनी स्वतंत्रता को ही सिर्फ माने तो क्या होगा? तो जाहिर है वहां पर विविध स्वतंत्रता में टकराव होगा। हमारा मन है रोड पर बीचे बीच चलने का, उधर से भी बीचे बीच चलेगा, दोनों में टकराव होगा। हमारा मन है रात को डीजे बजाने का, किसी का मन है सोने का, तकरार होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, और फिर वहां पर हिंसक अहिंसक सभी तरह की बातें होंगी, और अंततः जीतेगा वही जिसके पास ताकत होगा। इसीलिए
समाज के लोगों ने जब देखा कि अगर हर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ही मदमस्त होगा, उसी को पालन करेगा, तो फिर अन्य की स्वतंत्रताएं बाधित होगी। इसके लिए एक सामाजिक स्तर पर एक नियम बना दिए गए। वही नियम कालांतर में संविधान में कानून का रूप प्राप्त किया। और आप देखते हैं कि आप समाज में जब रहते हैं तो किसी न किसी लोकाचार का भी पालन करते हैं, कानून का तो पालन करते ही हैं। हमें किधर से जाना है, किधर से आना है, पढ़ाई करने के लिए आप जाते हैं किस समय जाना है, कोई नौकरी करते हैं तो कितनी योग्यता मुझ में होनी चाहिए, तो ये सारे नियम कानून बना दिए गए हैं। और आप नौकरी करते तो आपके क्या दायित्व है, ये तय कर दिए गए हैं। उसी तरह समाज में कुछ बातें हैं, नियम है, जिससे कि आपको, हमको, समाज में रहने वाले समस्त प्राणी को मानना पड़ता है। और आप उस नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। आप अकेला समाज में नहीं रह सकते हैं। मानव समाज में मानव के हितों के अनुकूल आपको रहना पड़ता है, जिसमें कि आपका भी हित जुड़ा हुआ है और सबों का हित जुड़ा हुआ है। और जब हम अपनी इच्छा को सभी की इच्छा से मिला देते हैं तो फिर हम एक असुरक्षा से हम दूर हो जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर यदि आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो फिर आपको भय का एहसास होगा, लेकिन जब आप सामूहिक रूप से रहते हैं तो आप भय मुक्त रहते हैं। हम नहीं, वो नहीं, वो हमें बचाएगा, वो हमारी सहायता करेगा। तो ये सामुदायिकता आपको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी सहायता करता है, या एक शक्ति प्रदान करता है, ऐसी परिस्थिति निर्मित करता है जिसमें कि सभी निडर होकर रहते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, उस नियम को मानते हैं एक हद तक और अपना विकास करते हैं। इसमें सबों का विकास होता है, पूरे समुदाय का विकास होता है। सबों के लिए एक जैसे नियम बना दिए गए हैं। और यह स्वतंत्रता अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सामाजिक स्थिति मिलती है, राजनीतिक स्थिति मिलती है। हालांकि सामाजिक स्तर पर यह हर हमेशा वाद विवाद के केंद्र में बना रहा कि हम यदि स्वतंत्र हैं, ठीक है, तो हम किस हद तक स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्रता की सीमाएं कहां पर लगती है, और हमारी स्वतंत्रताएं समाज की आर्थिक सामाजिक संरचनाओं से कैसे प्रभावित होती है, उसे कैसे प्रभावित करती है। इन सब बातों को हम लोग स्वतंत्रता के व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं। शाब्दिक दृष्टि से स्वतंत्रता का अर्थ देखें तो स्वतंत्रता का अंग्रेजी शब्द होता है लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी। और अंग्रेजी का यह लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लीवर से बना है, LIBER, लीवर से, जिसका अर्थ होता है बंधनों का न होना। और इस तरह हम स्वतंत्रता का शाब्दिक दृष्टि से अर्थ बंधनों के अभाव के रूप में भी लगाते हैं। वहीं स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करें तो यह मनुष्य के लिए एक विवेकशील प्राणी के रूप में आवश्यक है, जिस पर कि नियंत्रण से इसे बांधा न जाए। एक नियम पूर्वक रहने की बाध्यता व्यक्ति के लिए विकास के दरवाजे खोलता है। वहीं अगर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य न कर सके और उस पर किसी स्वेच्छाचारी या अराजक वातावरण का बोझ डाल दिया जाए तो फिर मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। हॉब्स, रूसो जैसे विद्वानों ने प्राकृतिक अवस्था का जिक्र कहा है, जहां उनका मानना रहा कि मानव को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि उन पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था, और इस बंधन के अभाव में जाहिर है कि
दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। और इस तरह हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसा आवश्यक पवित्र अधिकार के रूप में मनुष्य के लिए है जिसमें लोग अपना विकास करते हैं। और राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखें तो फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसे नारे दिए। वह नारा फ्रांस के साथ साथ बाद में दुनिया भर के लिए लोकप्रिय बन गया, जहां मनुष्य को आधुनिक परिवेश में स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता के लिए लोगों ने संघर्ष करना सीख लिया। संगठित समाज ने अपने मानव को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिया और मानव ने इसी स्वतंत्रता के सहारे विकास की तमाम प्रतिमान आज गढ़े हैं। 2.1 स्वतंत्रता का आदर्श। यह स्वतंत्रता हर हमेशा आदर्श रूप में रही है। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। 20वीं शताब्दी का जब नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। और सचमुच में उन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए एक लंबी यात्रा की है। 28 वर्षों तक वे जेल में रहे स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए। और अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उन्होंने लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन खिलाफ में जो व्यवस्था थी और जो वहां के काले लोग थे और श्वेत लोग थे, श्वेत लोगों द्वारा जितनी बर्बरताएं बरसाई जा रही थी, इसको उन्होंने उसमें उसका जिक्र किया है। और कितना अपमानजनक रूप से अश्वेत को रहना पड़ता था, कितनी कठिनाइयों के बारे में। और पुलिस अत्याचार करती थी, अलगाववादी ऐसी नीति थी देश में। और ऐसा लगता था कि एक ही शहर में अलग अलग देश बसते हैं। और रंग भेद, नस्ल के आधार पर भेदभाव उस सरकार की, दक्षिण अफ्रीका की सरकार की विशेषता थी। आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति लागू थी। रंग भेद का अर्थ होता है रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो जो गोरे लोग थे वह काले लोगों के खिलाफ भेदभाव करते थे। गोरे लोगों को ज्यादा सुविधाएं, काले लोगों को कम सुविधाएं। गोरे लोगों की बस्तियों में काले लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। होटल हो, बस हो, स्विमिंग पूल हो, टोला मोहल्ला हो, गोरे लोगों की अलग बस्ती हुआ करती थी। वे साधन संपन्न रूप में जीते थे, लेकिन काले लोग के साथ अत्याचार किया जाता था, भेदभाव किया जाता था और सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी गई। नेल्सन मंडेला ने उसका नेतृत्व किया। इन्हें जेल में डाल दिया गया। 28 वर्षों तक ये जेल में रहे। अपने अनुभव को इन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा है। उसका हिंदी होता है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। और उस आत्मकथा में जो ये लिखते हैं कि यह संघर्ष सिर्फ काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं था, वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। और आप यह भी समझ लें कि जब वहां रंग भेद की नीति की समाप्ति हुई तो नेल्सन मंडेला ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संविधान बन रहा है, जो काले लोगों पर अत्याचार किया गया है, अब हम गोरे लोगों पर अत्याचार करेंगे। नहीं, हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे और अब आगे समान रूप से, समान अधिकार के साथ सब कोई रहेंगे। किसी तरह का पूर्वाग्रह वाली कोई बात नहीं होगी।
और आप सोच सकते हैं कि इसी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वे 28 साल तक, वे जीवन के महत्वपूर्ण 28 साल, जवानी के 28 साल तक वे जेल में रहे, एक आदर्श की प्राप्ति करने के लिए। अन्यथा जी तो वे भी सकते थे, लेकिन स्वतंत्रता रूपी आदर्श की प्राप्ति उन्हें करनी थी। और कहा जाता है कि मंडेला बॉक्सिंग को पसंद करते थे, और जब वो जेल में रहे तो उनकी यह रुचि भी समाप्त हो गई, और जो संगीत सुनते थे, प्रिय संगीत सुनना उनका शौक था, ये सब समाप्त हो गया। जीवन में उत्सव ही समाप्त हो गया। आप सोच सकते हैं, आप जीवन का जिस तरह आनंद ले रहे हैं, इस आनंद की समाप्ति हो जाए तो कैसा महसूस करेंगे आप। और नेल्सन मंडेला ने वो सब कुछ किया किस चीज की प्राप्ति के लिए? तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। और सिर्फ पुरुष ही स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं इस आदर्श के लिए, ऐसी बातें नहीं है। महिलाएं भी स्वतंत्रता के आदर्श के लिए लड़ती रही है। आपने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में देखिए किस तरह क्रांतिकारी महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ा है। और इसी तरह का एक विश्व स्तर पर आपको उदाहरण मिलता है आंग सान सू का। वे बर्मा की है। बर्मा आज का नाम म्यांमार, जो 1935 तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने उसे अलग देश घोषित कर दिया था, और अभी तक वहां सैनिक शासन है। उस सैनिक शासन के खिलाफ आंग सान सू लड़ रही है, और उनको उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया है। किसी से वो मिल नहीं सकती है। उनके बच्चे उनसे अलग हैं, उनके पति उनसे अलग हैं। यहां तक कि कहा जाता है कि उनके पति इंग्लैंड में थे और कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो भी उनको वहां नहीं जाने दिया गया। उन्हें लगा कि अगर ये चली जाएगी तो फिर ये वापिस नहीं आएगी। ये संभव नहीं हुआ उनको वापस लाना। और आंग सान सू ने भी एक किताब लिखी है। उनकी पुस्तक का शीर्षक है फ्रीडम ऑफ फियर। फ्रीडम ऑफ फियर, भय से मुक्ति, भय से मुक्ति, भय से मुक्ति। और उनका कहना है कि सबसे बड़ी आजादी, सबसे बड़ी मुक्ति तो है भय से मुक्ति। वो कहती है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, और जो व्यक्ति भय से मुक्त हो गया तो वो फिर आजादी की राह में अग्रसर हो गया। और गुलामी जैसे जीवन में लोग अपने भय को ही नहीं त्याग पाते हैं, लड़ाई नहीं लड़ पाते, संघर्ष नहीं कर पाते, साहस ही नहीं कर पाते हैं। और उनको एक भय है, लोग क्या कहेंगे, या मुझसे नहीं होगा, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो सबसे बड़ी मुक्ति हुए भय की मुक्ति की बात भी करते हैं आंग सान सू। सू समझ लें कि वो उनकी पढ़ाई लिखाई भारत में ही हुई है, और आंग सान सू के पिता से भी भारत के संबंध बड़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति वहां कुछ हो गई, सैनिक शासन आ गया कि उनको वहां विरोध करना पड़ रहा है। खैर, यहां आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए किस तरह लोगों ने अपने अपने स्तर से संघर्ष को अंजाम दिया है। हम जो चाहते हैं, जो करना है, वह मन से करना चाहिए, मन से डरना नहीं चाहिए। और अक्सर हम क्या करते हैं, भय का प्रदर्शन करने लगते हैं, हम डर जाते हैं। और आंग सान सू उनकी माने तो गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाए। क्या चीज का डर आपको है, क्या चीज का भय, हम नहीं बोल पाएंगे, आप बोलिए। आपको लगता है गलत हो रहा है तो आप बोलिए। यह मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति है। अपनी बात को रखिए। और यहां पर यदि हम आंग सान सू और नेल्सन मंडेला की दोनों पुस्तक को देखते हैं तो वहां पर स्वतंत्रता एक आदर्श के रूप में दिखती है। और उसी तरह का आदर्श राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान में दिखती है, जब
ब्रिटेन का उपनिवेश हो या फ्रांस का हो या पुर्तगाली हो, उसके उपनिवेश के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के लोगों ने काफी संघर्ष किया और यह संघर्ष काफी दिनों तक चला। नेल्सन मंडेला ने तो जवानी के दिनों को जेल में बिता दिया और कब आजाद होंगे इसे यह भी पता नहीं था। तो इस तरह की बातें होती है। 2.2 स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? अगर इसका जवाब सीधे शब्दों में खोजा जाए तो आप कहेंगे कि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, यही स्वतंत्रता है। प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। लेकिन अगर हम देखें कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण या दबाव नहीं रहता है और वह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पर निर्भर हुए अपना निर्णय लेता है, स्वायत्त तरीके से व्यवहार करता है, तो क्या वो स्वतंत्र माना जा सकता है? आप बीमार पड़ते हैं और दवाई खाने की इच्छा नहीं है, तो क्या वहां पर आपकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा? क्या आपको कोई बीमार है, कहता है सुई नहीं लेंगे, सुई की आवश्यकता है, तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? यही चीज स्वतंत्रता के बारे में भी है कि प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है। प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए, यह एक पहलू है, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ आपकी जो आत्मअभिव्यक्ति है, इसका विस्तार होना, यह स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति को आप कह सकते हैं जिनमें आपको एक ऐसी परिस्थिति मिलती है जिसमें आप स्वतंत्र रहकर अपनी रचनात्मक क्षमता का विकास करते हैं और आप अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। आप में जो कुशलता, जो दक्षता है, उसका आप विकास करने में सफल हो पाते हैं। और सिर्फ बाहरी प्रतिबंधों का अभाव को स्वतंत्रता का देना सही नहीं होगा। अगर ऐसा कहते हैं तो यह एक गलत बात है और इसका एक नकारात्मक रूप भी देखने को आपको मिल सकता है। आप समझ लें, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, सही बात है। इन सबों के साथ ऐसी स्थिति होना चाहिए जिसमें कि आप अपना विकास कर सकें। प्रतिबंध नहीं है लेकिन आप विकास नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता में आपका विकास भी होना चाहिए। उदाहरण जैसे कि आप कहते हैं कि पिंजरा लोहे का हो या सोने का हो, पिंजरा पिंजरा ही है। इसीलिए प्रतिबंध का अभाव के साथ साथ हमको वैसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें कि हम अपना विकास कर सकें, और तभी हम वैसे लोगों को, वैसे समाज को स्वतंत्र कह सकते हैं। और एक स्वतंत्र समाज ही अपने समाज के लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो अवरोध आता है उसको दूर करता है। हम जिस किसी समाज में रहते हैं, जिस किसी राज्य में रहते हैं, वहां यदि हम चाहें कि किसी भी प्रकार की प्रतिबंध का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, ऐसी बातें नहीं हो सकती है। हर समाज, हर राज्य, हर भौगोलिक प्रदेश अपनी अपनी स्थिति के मुताबिक प्रतिबंध को निरूपित करता है, विश्लेषित करता है, क्रियान्वित करता है। आप देखते हैं वर्तमान समय में बिहार में शराबबंदी है, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। सरकार को लगा कि नहीं, ये प्रतिबंधित होना चाहिए, इन्होंने किया। वहीं दूसरे बगल में वो सरकार स्वतंत्र है, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप भी वैसा ही करो। हर समाज अपने अपने हित के अनुकूल निर्णय लेती है, और यह समझ लें कि पूर्ण प्रतिबंध रहित जीवन संभव नहीं है। इन सबों के साथ साथ समाज या राज्य किस प्रकार का प्रतिबंध लगाएगा यह भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि जनहित के अनुकूल निर्णय लिया जाता है, जिससे सामाजिक गतिविधि सुचारू रूप से चलते रहे, मानव और समाज, मानव और सरकार के रिश्ते मधुर बने रहे। जनता से सरकार बनती है, सरकार जनता पर कानून लागू करती है, इसलिए यहां सरकार की भी भूमिका अहम हो जाती है। कौन से सीमा, स्वतंत्रता की सीमाएं पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यह सरकार पर निर्भर करती है। हमने देखा कोरोना काल में, आपने देखा
आज़ादी पे हनन नहीं किया गया, आज़ादी पे प्रतिबंधित नहीं किया गया, लेकिन सरकार को लगा कि लॉकडाउन लगा देने से कोरोना पर हम नियंत्रण पाया जा सकता है, इसलिए लॉकडाउन की स्थिति आ गई। आपके जीवन का अधिकार समाप्त नहीं किया गया, आप जी सकते हैं, लेकिन सरकार को जब लगा कि अभी सही माहौल नहीं है तो फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, लेकिन पुनः लगा कि अब माहौल ठीक है तो फिर लॉकडाउन की स्थिति समाप्त कर दी गई, लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। लॉकडाउन में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह की बातें होती है। तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के अभाव की बात तो हम करते हैं, यहां पर हम यह भी समझ लें कि सामाजिक प्रतिबंध को कम से कम करना है और स्वतंत्रता पूर्वक चयन के लिए हम किसी भी चीज के लिए हम स्वयं सक्षम हो सकते हैं। हालांकि यह भी एक पहलू मात्र है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो यह एक सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक, पॉजिटिव मतलब आपके हित में। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति हो या समूह हो या समुदाय हो या राष्ट्र हो अपनी भाग्य का नीति निर्धारण स्वयं कर सकता है। इसके लिए वे सक्षम हो सकते हैं। और हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता हो, संवेदनशीलता हो, इसको बढ़ाता है, इसकी संभावना का विकास करता है। और यह विकास हर एक क्षेत्र में हो सकता है। खेल हो, पढ़ाई हो, विज्ञान हो, कला हो, संगीत हो, अन्वेषण हो, रिसर्च हो, कुछ भी हो सकता है। हर एक क्षेत्र में बढ़ावा की स्थिति होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने व्यक्ति पर, जो अपने नागरिकों पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाता हो, व्यक्ति को आजाद छोड़ देता हो, विवेक संबद्ध ढंग से वे अपनी हर एक इच्छा को पूर्ण कर सके, उदार बना दिया जाता है। किसी प्रकार का प्रतिबंध की कोई बात नहीं होती है। आप उदाहरण के रूप में आप अपने घर में कोई मांग रखते हैं, आपको लगता है सही है, गार्जियन कहते नहीं ठीक है तुम करो इस बात, तो वही चीज है, तुम करो, अपना विकास करो। इससे क्या होता है, व्यक्ति निर्णय ले सकता है, चयन कर सकता है, और ऐसा करता है तो जाहिर वह स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का उपभोग करता है, स्वतंत्रता का सकारात्मक लाभ ले रहा है। अपने विवेक और अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्णय लेने में उन्हें आजादी प्राप्त है। यहां पर स्वराज की अवधारणा का जिक्र है। स्वराज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस स्वराज को स्वतंत्रता का पर्याय समझ लिया गया और स्वराज का शाब्दिक अर्थ क्या तो स्वराज्य मतलब स्व, अपने ऊपर राज्य करना, शासन करना। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यह स्वराज की मांग एक संवैधानिक मांग बन गई थी कि हमारा देश पर विदेशी शासन नहीं करेंगे, हम ही खुद शासन करेंगे, स्वराज। और यह स्वराज एक मूल्य है, एक आदर्श है। और आपने बाल गंगाधर तिलक का एक उक्ति सुनी होगी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। तो क्रांतिकारियों ने कहा कि नहीं, ये मेरा अधिकार है कि हम पर कौन शासन करेगा, और अधिकार जन्म सिद्ध है, जन्म से ही मुझे यह अधिकार प्राप्त है, प्रकृति से ही अधिकार प्राप्त है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसके लिए लड़ाई लड़ी गई, लंबी लड़ाई लड़ी गई। और स्वराज का अर्थ अपने ऊपर राज करना है। स्वराज की यही संदर्भ गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में भी दिखती है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में अपने देश की स्थिति के बारे में लिखा है। लोग कैसे यंत्रवत होते जा रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए,
कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसका ज्ञान, इसकी जानकारी हमें हिंद स्वराज पढ़कर मिलती है। हिंद स्वराज के बारे में अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। यहां पर हिंद स्वराज की बात करें तो वहां पर कहा गया है, गांधी जी कहते हैं, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी वह स्वराज है। स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तो स्वराज केवल स्वतंत्रता तक ही नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थाओं से भी मुक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बनने देती, उसे अपना विकास नहीं करने देती। और स्वराज में मानव को मशीन के रूप में देखने की बात नहीं कही गई है, मानव को मानव रहने दिया जाए। मशीन की तरह यंत्रबद्ध यह नहीं बना रहे, इससे मुक्ति मिले और इसके लिए आत्मसम्मान से जीना सीखना होगा और अपनी दायित्व बोध को भी समझना पड़ेगा और खुद व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। स्वराज के लिए स्व और उसके समाज समुदाय से रिश्ते को भी समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी मानते थे कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित तो होंगे, वह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की भावनाओं को भी अब मुक्त करेंगे। अर्थात आप समझ सकते हैं कि स्वराज को ऐसी संस्था के रूप में, ऐसी समाज के रूप में वे मानते थे कि इससे मनुष्यत्व का विकास होगा। और यह उनकी भावना आज की तारीख में भी 100 वर्ष बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने स्वराज, हिंद स्वराज की रचना 1909 में किए थे। 1909 में किए थे। प्रतिबंधों के स्रोत, प्रतिबंध कई प्रकार से लगाए जाते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं और यह प्रतिबंध बलपूर्वक ही लगेगा। कभी भी यह प्रतिबंध आसानी से, सहज रूप से नहीं लगाया जा सकता है और आप समझ सकते हैं यह प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार कानून की मदद लेती है और जाहिर है कानून का ताकत रहेगा तो फिर प्रतिबंध आसानी से लगाया जा सकता है। यही चीज दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, जहां रंगभेद वाली सरकार ने जबरदस्ती अत्याचार वाले कानून बनाए दिए थे। रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। उपनिवेशवादी शासकों ने हर देश में यही किया था और वहीं लोकतांत्रिक सरकार हो तो वह अपने नागरिकों के कल्याण के संदर्भ में विचार करती है और ऐसी भी बातें होती है यहाँ कि शासक पर भी नियंत्रण होता है और लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता के लिए, रक्षा के लिए एक अच्छी जरूरी माध्यम मानी गई है। लोकतंत्र में जबरदस्ती प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो अगले चुनाव में जनता सीधे तौर पर उनसे हिसाब ले लेती है। और इन सबों के साथ साथ स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी लगते हैं। हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था में कई प्रकार की असमानता होती है। यहाँ जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिए जाते हैं और यह स्वतंत्रता इस रूप में आप समझ सकते हैं कि आप निचली जाति को हो तो आप पर यह प्रतिबंध, आप ये काम नहीं कर सकते। आप गरीब हो तो आप ये काम नहीं हो सकता आपसे। तो इस तरह की भी प्रतिबंध की बातें जहाँ सामाजिक असमानता होती है वहां होती है। और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी इस प्रकार के प्रतिबंध को भी दूर करने की बात कहते हैं। स्वतंत्रता के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार को देखें तो उनके विचार भी आदर्श स्थान रखते हैं। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम जरूर सुना होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद जैसे नारे सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। और यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इतनी क्रांतिकारी भावना के साथ आई कि लोगों में उत्साह और उमंग का संचार कर देता था राष्ट्र के प्रति
और एक आदर्श का रूप था स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लोगों ने अपने जानों की बाजी भी लगा दी थी। यहां पर स्वतंत्रता के बारे में सुभाष चंद्र बोस का स्पष्ट मानना था कि यह एक आदर्श के रूप में होना चाहिए स्वतंत्रता, और इस तरह कि जो कि आपके जीवन में उमंग और उत्साह से भर दे। उन्होंने लाहौर में यह बातें कही थी 19 अक्टूबर 1929 को एक छात्र सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में भाषण दे रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता को सीमित अर्थों में नहीं देखा है, उन्होंने स्वतंत्रता के व्यापक अर्थ लगाए हैं, विविध अर्थों में नहीं देखा है। और उन्होंने माना है कि स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक बिंदु भर नहीं है, बल्कि यह एक विकास की प्रक्रिया है जिसमें सर्वांगीण विकास की बातें होती है, सर्वांगीण स्वतंत्रता की बातें होती है। व्यक्ति के साथ साथ समाज की स्वतंत्रता की बातें होती है। समाज की स्वतंत्रता को आप इस रूप में देख सकते हैं कि मानव मानव में भेदभाव नहीं किया जाना। अमीर गरीब के साथ भेदभाव करते हैं तो यह उसको समाज स्वतंत्र नहीं है। कोई ऊंची जाति के लोग यदि नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं तो वह समाज स्वतंत्र नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस इस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे, व्यापक अर्थ वाले, और या स्त्री और पुरुष हो तो सभी लोगों को समान रूप से अधिकार हो, समान रूप से स्वतंत्रता मिले, कोई वर्ग की बात नहीं हो। और स्वतंत्रता केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं हो कि राजनीतिक गुलामी से हमें मुक्ति मिल गई, ऐसी बातें नहीं हो, बल्कि संपत्ति की बात हो तो उसका समान वितरण हो, जातिगत अवरोध की बातें हो तो उसे हटाया जाए, या सांप्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता की जैसी कोई बात जिसमें कि विध्वंस जैसी कोई बात होती हो तो वह नहीं हो। एक स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र समाज में आदर्श व्यवहार करे और उसका व्यवहार दूसरों के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो, वही स्वतंत्र है, वही स्वतंत्रता है, और यही आदर्श भी बनेगा। आदर्श में यही स्वतंत्रता हो सकती है। 2.3 हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? दरअसल मानव समाज चाहे जिस भी परिस्थिति में रहते हो वहां किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध रहेगा ही रहेगा। ऐसी बातें नहीं हो सकती है किसी भी समाज में कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो। व्यक्ति के हित में कुछ प्रतिबंध की जरूरत होती है, इसीलिए कि सबों का विकास हो। और यदि प्रतिबंध नहीं होगा तो समाज में वो व्यवस्था फैलेगा, मत्स्य न्याय जैसी स्थिति होगी, शक्तिशाली कमजोर का शोषण करने लगेंगे। और यह सही है कि किसी भी समाज में विभिन्न प्रकार के मत होंगे ही होंगे। विचार के स्तर पर, मूल्य के स्तर पर, आदर्श के स्तर पर, सिद्धांत के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, इच्छा के स्तर पर, महत्वाकांक्षा के स्तर पर, इन सब स्तर पर सबों में भिन्नता देखने को मिलती है। स्वाभाविक है, अगर हर कोई अपने अपने विचार में ही जिएंगे तो टकराव बढ़ेगी। टकराव में वही जीतेगा जिसके पास ताकत हो। वहीं ऐसा भी होता है कि सीमित साधन के लिए प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं। और यह भी बात हो सकती है समाज में किसी मुद्दे को लेकर असहमति होती है। इसके कई एक कारक होते हैं और कभी कभी यह कारक असहमति के कारक खुले संघर्ष के रूप में व्यक्त होते हैं।
असहमति देखें, मत विभिन्नता देखें। इस तरह हम लोगों को हर जगह मिल जाती है, चारों ओर ऐसी भी बातें दिखेगी जैसे लगेगा कि लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा आगे पीछे हो तो वहां पर किस तरह गुस्सा में लोग आते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। पार्किंग में बाइक लगाने की बात हो, वहां पर देखिए, जमीन जगह के देखिए, अगल बगल जिधर तिधर, तो वहां पर, या मकान बनाने के संबंध में देखिए, कहीं पर भी तो ऐसा लगता है कि विवाद की स्थिति होती ही होती है। कभी कभी किसी फिल्म को दिखाने को लेकर भी होती है कि उन लोग कुछ समुदाय विशेष को लगता है कि यह मेरे हित में है अथवा यह मेरे अहित में है, यह नहीं दिखाया जाना चाहिए अथवा यही दिखाया जाना चाहिए। तो कई एक ऐसे मुद्दे होते हैं जहां संघर्ष की स्थिति बन जाती है, और कई बार यह संघर्ष जन हानि का रूप ले लेती है। और इसीलिए इस संघर्ष के समाधान के लिए, संघर्ष से हानि ना हो, इसके लिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण करने की जरूरत पड़ती है। हिंसक लोग नहीं बने और विवाद की स्थिति नहीं बने, लोगों में आपसी समझदारी हो, और विवाद जब बने तो कोई ऐसा निपटारा के लिए कोई संस्था रहे, कोई तरीका हो जिसको कि सबों को मान्य हो, और एक दूसरे का विचार का लोग सम्मान करें, तभी समाज सही तरीके से सुचारू रूप से चल सकती है। और यदि हम जबरदस्ती अपने विचार को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे तो हम कहीं न कहीं आजादी के साथ यहाँ पर समझौता करना होगा। और यह सही है कि प्रतिबंध किसी न किसी प्रकार में होंगे ही होंगे, तभी समाज सही तरीके से चल सकता है। यह अलग बात है कि प्रतिबंध न्यूनतम से न्यूनतम रहे, लेकिन एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए, अपने विचारों के सम्मान के लिए, आपको अपने जीने के तरीके विकसित करने की आजादी के लिए, आपको अपनी इच्छा का पालन करने में समर्थ बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रतिबंध की आवश्यकता पड़ती है, ताकि दूसरे की इच्छा का हनन न हो, उसके सम्मान का हनन न हो। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, और कम से कम ये इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि हमारे जो विचार हैं, जो विश्वास हैं, जो मूल्य हैं, जो मत है, जो मान्यता है, जो आपस में जो अंतर है, यह एक दूसरा स्वीकार कर सके, एक राय बन सके। दोनों या भिन्न भिन्न लोगों की आस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकता है, और हम सब उनका विरोध नहीं करें बल्कि एक दूसरे का सम्मान करें। और अगर हम एक दूसरे के विचारों को खारिज भी करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए। वो प्रतिबंध युक्त होना चाहिए, और जिससे ऐसा लगे कि कोई विचार दूसरे पर थोपा नहीं जा रहा हो, और आपस में, समाज में, समुदाय में किसी भी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श, चिंतन मंथन होना चाहिए। और एक रूप में एक मान्यता, किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर एक राय नहीं भी बन पा रही हो तो उसे पहले तो बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, और दूसरी कि दूसरों की भी स्वतंत्रता किसी भी दृष्टि से उल्लंघन न हो, यह भी देखे जाने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए सबसे अहम बात है कि कानून का संरक्षण हो, और कानून क्रियान्वित हो, और लोगों को लगे कि यह कानून सबों के लिए एक जैसी बनाई गई है। हालांकि इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बात का रेखांकित होना, इस बात को चिन्हित करना कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है, कौन सा प्रतिबंध आवश्यक नहीं है, और साथ साथ यह कौन सी सत्ता कहेगा कि यह प्रतिबंध सही है और कौन नहीं है, और उस सत्ता का औचित्यपूर्ण होना भी आवश्यक है। यहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, इसे भी देखने की जरूरत होती है। और
कभी कभी इस पर भी बात होती है कि जीवन में किस क्षेत्र में प्रतिबंध लगना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए, क्या बाहरी प्रतिबंध जैसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिबंध के संदर्भ में भी ढेरों सवाल आपके मन में भी उठते होंगे कि क्या प्रतिबंध वाजिब है, क्या नहीं है, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, इस तरह की भी बातें होती है। उदारवाद लिबरलिज्म। आप उदारवाद का अर्थ एकदम उदार व्यवस्था से लगा सकते हैं, जहां आपको पूरी आजादी है, आप जो करना चाहते हैं आप करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे समाज में बात होती है कि उसके माता पिता उदार हैं, उसके पुत्र पुत्री जो करना चाहते हैं वो अपने मन से कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के बातों को आपको लगता है कि वह उदार है। या कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई लड़का है या लड़की है, उसको घर में अपने मन पसंद से शादी करने की इजाजत मिल जाती है, तो फिर वहां पर समाज के लोग या आप कहते हैं फिर कि उनका परिवार बहुत उदार है, बच्चे की बात पे जो है वह राजी हो गया उसका गार्जियन। तो यहाँ पर उदारवाद का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो मन में आवे उसे करना, अपने हित के अनुकूल करना, अपने से करना, किसी प्रकार का बंधन नहीं रहना। यही चीज राजनीतिक क्षेत्र में होती है। राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत जब उदारवाद को देखा जाता है तो वहां भी सहनशीलता के साथ जोड़कर देखा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, जहां कि वह समाज में रहकर अपनी सूझबूझ से अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है और उसे पूरी आजादी मिलनी चाहिए। उदारवादी जो होते हैं वह किसी भी व्यक्ति के साथ यदि असहमत हो तो भी उनको अपने विचार प्रकट करने की आजादी होती है, उसे अपनी विश्वास व्यक्त करने की आजादी होती है। और इन सबके साथ साथ अगर एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य उदारवादी अवधारणा को अपनाता है तो इसका दायरा और अधिक बढ़ जाता है, और आधुनिक परिवेश में उदारवादी मान्यता को लोग समर्थन देते हैं। और सब परिवार हो, समाज, समुदाय हो, हर इकाई का अपने आप में महत्व है, और यहाँ पर व्यक्ति को अधिक महत्व मिलता है। आपको ने जैसे समझा कि अपने पसंद से शादी करने की बात, यह एक उदाहरण के रूप में मैंने दिया। और जैसे कोई परिवार अपने परिवार में करे, किसी परिवार में करे, या जाति बंधन को तोड़ रहा है, समुदाय को तोड़ रहा है, धर्म को तोड़ रहा है, तो यहाँ पर उसको अपनी आजादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता समानता जैसे मूल्य से भी अधिक श्रेष्ठ हो जाते हैं। और ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो उदारवाद ने जो है लोगों के अधिक से अधिक अधिकारों की मांग की है। और इसमें आप जॉन लॉक, राजनीतिक दार्शनिक हुए जॉन लॉक, 1632 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 1740 में मृत्यु हुई थे, तो उन्हें उदारवाद के जनक के रूप में कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक व्यक्ति को आजादी दो, व्यक्ति आजाद है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के मामले में उस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो। लाइफ, जीवन के संदर्भ में, स्वतंत्रता के संबंध में, संपत्ति के संबंध में जितना वह चाहे वह रखे, ये उसकी आजादी है, उसकी आवश्यकता है, इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। और यही चीज एडम स्मिथ ने कहा था, वह हस्तक्षेप का सिद्धांत आर्थिक रूप से कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं लगना चाहिए, उसे जो मन में है वह करे, आर्थिक रूप से वह जितना पैसा कमाना चाहे वह कमाए, और उस पर किसी भी प्रकार का राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं हो। और इसी उदारवादी विचारकों में से लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम जैसे लोग आते हैं, जैसे विद्वान आते हैं। और आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को
सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। व्यक्ति के स्वार्थ और समान हित में कोई अंतर नहीं समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि राजनीति को व्यक्ति के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना होता है और यह राज्य इस राजनीति को अपनी सूझबूझ से, अपनी सहमति से, कॉमनवेल्थ से इसे प्रदर्शित करता है, इसे विश्लेषित करता है, इसे क्रियान्वित करता है। और कालांतर में देखें तो यह उदारवाद लोकतंत्र के विचारधारा से जुड़ गया। अधिक से अधिक लोकतांत्रिक अधिकार, अधिक से अधिक उदारवादी भावना को व्यक्त करता है। और यही चीज अगर हम नैतिक संदर्भ में देखें तो आप कह सकते हैं कि उदारवादी में अवधारणा में व्यक्तिवाद का समर्थन किया जाता है, व्यक्ति की गरिमा का समर्थन किया जाता है, व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारा जाता है, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को मान्यता दिया जाता है और सामाजिक और कानूनी व्यवस्था का समर्थन तो किया जाता है, लेकिन व्यक्ति को हमेशा केंद्र बिंदु में माना जाता है। व्यक्ति के हरेक हितों को, हरेक भावनाओं को वरीयता दिया जाता है। व्यक्ति के स्वैच्छिक लेन देन को बढ़ावा देने की बात की जाती है और हस्तक्षेप, जैसा कि लेसेज फेयर की बात हुई कि राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करे व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के चरित्र में। और इससे क्या होता है, राज्य अगर इस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो यहाँ पर पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। पूंजी, जिसके पास अधिक पैसा है वह और अधिक पैसा कमाता है, पूंजी से पूंजी कमाता है। पूंजीवाद को बढ़ावा स्वाभाविक रूप से उदारवाद में मिलने लगता है और पूंजीवाद के अंतर्गत जब ऐसी बातें होती है तो उत्पादन बढ़ती है, वितरण का मानक बदल जाता है, विनिमय का अर्थ बदल जाता है और स्वामित्व की स्थिति बदल जाती है, जिसमें निजी स्वामित्व को बढ़ावा मिलता है, प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा मिलता है। लोग निजी लाभ के लिए हर एक काम करते हैं और प्राइवेट निजीकरण, आप देखते होंगे वर्तमान परिस्थिति में भी निजीकरण की बात होती है, तो यह उदारवादी अवधारणा से ही अभिप्रेरित है। उदारवादी की दृष्टि में ऐसी व्यवस्था हर एक व्यक्ति के लिए हितकर है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें अधिक से अधिक अपना प्रदर्शन करता है, अधिक से अधिक परिश्रम करता है, अधिक से अधिक पूंजी लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाता है। बाद में राज्य के स्वरूप को भी इन लोगों ने परिवर्तित करके देखा, जैसे कि J.S. मिल हुए, T.S. ग्रीन हुए, लॉस्की हुए, टाउनी जैसे विचारकों ने उदारवादी व्यवस्था का पूर्णतः समर्थन किया। इस उदारवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया, जिसमें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सार्थक हो सके, वह जो करना चाहे वह कर सके। लेकिन इन सबों के साथ साथ राज्य की सकारात्मक भूमिका पर उन लोगों ने बल दिया। सकारात्मक इस रूप में कि राज्य उतना ही हस्तक्षेप करे जिससे कि व्यक्ति को लाभ हो। और स्वाभाविक रूप से यही परिस्थिति कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया, जिसमें कि जो धनवान होते हैं, जो अधिक जिसके पास पैसा होता है, उनसे टैक्स लेकर सबों के उपयोग के लिए, जो गरीब होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उसके लिए भी सुविधा तैयार किया जाता है। और वर्तमान संदर्भ में आप कल्याणकारी अवधारणा की बात देखते हैं तो आप उदारवादी भावना के अंतर्गत ही देखते हैं, जहां कि सामाजिक सुरक्षा के लिए भी काम किया जाता है। आप देखते हैं कि सरकार अधिक से अधिक PPP मॉडल पर काम करना चाहती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम करना चाहती है और इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी वरीयता मिलता है। और सरकार भी जो निर्धन लोग होते हैं उनके लिए भी सही तरीके से, अच्छी तरीके से योजना बनाती है। और वर्तमान संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन के बाद तो उदारवादी अवधारणा एकदम नव उदारवादी स्वरूप में सामने आया है, नए क्लेवर में यह लोगों के सामने आया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा यह अवश्य कहा जाता है कि जो कमजोर वर्ग होते हैं उनका भी सुख सुविधा का ख्याल सरकार इसके माध्यम से करती है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि पूंजीवाद के दौर में, पूंजीपति के दौर में जो कमजोर होते हैं, जो विपन्न होते हैं, उनका शोषण नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। जहाँ पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा वहीं मार्क्स भी अवतरित होते हैं, मार्क्सवादी भावना भी आप अध्ययन कर सकते हैं, जहाँ कि बढ़ते पूंजी के साथ
श्वसन का स्वरूप किस तरह उभरता है। अब हम लोग देखते हैं 2.4 हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कहीं न कहीं हानि से संबंधित बात हमें बतलाता है। यहाँ पर इस अध्याय में जिक्र किया गया है हानि सिद्धांत में जॉन स्टुअर्ट मिल का, उनकी एक निबंध उन्होंने लिखी थी ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल भी कहते हैं। उसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा है। वहां पर उन्होंने कहा है स्वतंत्रता के संदर्भ में और हानि के संदर्भ में कि सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। आपने प्रतिबंध की बात ऊपर में देखा कि प्रतिबंध किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, कौन लगाता है और क्यों आवश्यक है, उसी से जुड़ी हुई बात मिल कहते हैं। यहाँ पर मिल ने इनके बताया है कि शक्ति का प्रयोग क्या जाना चाहिए, प्रतिबंध का प्रयोग क्या जाना चाहिए, पर इसका उद्देश्य यह हो कि किसी को हानि न हो, किसी के कृत्य, किसी की स्वतंत्रता किसी दूसरे को हानि न पहुंचाए, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। और मिल ने यहाँ और जो बात रखते हैं, विभेद रखते हैं, दो बात कहे हैं, स्वसंबद्ध और पर संबद्ध। स्वसंबद्ध वे ऐसे कार्य को कहे हैं जिनका प्रभाव केवल उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। आप कुछ काम करते हैं और उसका प्रभाव आप तक ही सीमित रहता है, तो वह स्वसंबद्ध कार्य हो गया। और जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है वह परसंबद्ध कार्य होता है। परसंबद्ध कार्य में जो कर्ता होते हैं उनको तो प्रभावित तो वे होते ही हैं, उनके साथ साथ अन्य लोग भी उनसे, उनके कृत्य से प्रभावित होते हैं। जैसे स्वसंबद्ध कार्य का एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि अगर आप साइकिल चलाने नहीं जानते हैं और रोड पर चले गए साइकिल चलाने के लिए, तो आप गिर जाएंगे, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। यह स्वसंबद्ध कार्य हुआ। या आप शराब पीते हैं, आपको नुकसान होता है, आपको आर्थिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, तो यह स्वसंबद्ध कार्य हो गया। और परसंबद्ध कार्य हो गया कि उस वैसे कार्य से दूसरे को जब हानि पहुंचने लगे। जब आप बाइक चलाते हैं रोड पर और दूसरे जो उसको कोई गलती नहीं उसको ठोक देते हैं, आप अपनी गलती के कारण, तो वह कार्य परसंबद्ध कार्य हो जाता है। और मिल कहते हैं कि दोनों कार्य में विभेद रखना चाहिए, स्वसंबद्ध कार्य और परसंबद्ध कार्य में। और मिल यह कहते हैं कि परसंबद्ध कार्य पर ही प्रतिबंध लगना चाहिए जिससे कि दूसरे को हानि पहुंचे, वैसे कार्य पर जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचे तो उस पर किसी प्रकार की प्रतिबंध की बात नहीं होनी चाहिए। परसंबद्ध कार्य का एक उदाहरण यह भी हो सकता है कि आप शराब पी कर आते हैं और आप घर में मारपीट करते हैं, तो फिर वह उससे दूसरे को भी नुकसान है, तो यह परसंबद्ध कार्य का उदाहरण हो गया। हालांकि कालांतर में बाद में जाकर के विद्वानों ने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है, मिल की बात को काटते हुए कि जो सिर्फ स्वसंबद्ध कार्य ही है। अगर आप शराब पीते हैं तो उससे सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होता है बल्कि आपके पूरे परिवार का नुकसान होता है। यह स्वसंबद्ध कहाँ रह जाता है, यह तो परसंबद्ध हो जाता है, सबों से जुड़ा हो जाता है इसमें। और यहाँ पर मिल ने कहा है कि मिल ने तर्क दिया है कि स्वसंबद्ध कार्य के जो निर्णय होते हैं वो राज्य या बाहरी शक्ति को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें हमेशा जबरदस्ती नहीं की जा सकती, कोई ऐसा राज्य को या सत्ता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और स्वसंबद्ध कार्य व्यक्ति का निजी काम होता है। वो जब कहते हैं ये मेरा निजी काम है, जिसमें इसे जैसे मन होगा वैसे हम करेंगे, आप इस पे कुछ हस्तक्षेप
नहीं कर सकते। तो यह स्वसंबद्ध कार्य हो गया। और ऐसे इसके विपरीत वैसे कार्य जो दूसरे पर असर डालते हैं या जिससे बाकी लोगों को कुछ हानि होती है, वैसे कार्यों पर ही बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और परसंबद्ध कार्य को आप और इस रूप में भी समझ सकते हैं कि तुम्हारी गतिविधियों से यदि मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इस नुकसान से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामले राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। जब आपका कोई कृत्य दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो फिर यह सही नहीं है। आप घर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित करते हैं, बम बनाते हैं, तो यह इससे दूसरे को भी नुकसान हो सकता है। तो अगल बगल नुकसान हो जाता है यदि आप उसके जो है मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य परसंबद्ध कार्य हो जाते हैं। इससे अन्य को नुकसान पहुंचता है तो वैसे कार्य को रोक देने की बात, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात मिल करते हैं। लेकिन बाद में विद्वानों ने कहा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सिर्फ स्वसंबद्ध तक ही सिमटा हुआ है। आप आज के उदाहरण के रूप में देखें तो आपने देखा कि कोरोना वायरस तो सिर्फ चीन का ही बात नहीं था। चीन वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरे यहाँ हुआ या नहीं हुआ। आपने देखा कि आज कोई भी है तो पूरा दुनिया उससे प्रभावित हो जाता है। वहाँ सिर्फ वही हानि पहुंचावे, चीन ये नहीं कह सकता था कि ये वही हानि पहुंचा, ये पूरी दुनिया में हानि पहुंचाया। या वैज्ञानिकों ने टीके का आविष्कार किया तो इसका लाभ एक ही को नहीं मिला बल्कि इसका लाभ अनेकों को मिला। तो आज की तारीख में आप कोई भी आविष्कार होता है या कोई भी परमाणु बम ही बनाता है तो उसका नुकसान ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाने वाले को ही होता है, उसी देश वाले को होता है जिस देश में बना, नहीं, उसका नुकसान दूसरे देश वाले को भी हो जाता है। तो आज व्यक्ति का हर एक कार्य परसंबद्ध कार्य की श्रेणी में आता है। इसे हम व्यवहारिक तौर पर भी समझ सकते हैं। मानव समाज में मानव के लिए सहयोग के साथ साथ स्वतंत्र होना भी जरूरी है, आवश्यक है। आवश्यक यह भी है कि गरिमापूर्ण मानव जीवन जिया जाए। इस गरिमा के लिए स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसी मान्यता है कि यदि प्रतिबंध लगाए ही जाने चाहिए, यदि प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी ही हो जाए तो बहुत विशेष परिस्थिति में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को यदि हानि हो रही है तो वह हानि गंभीर हानि हो। छोटी मोटी हानि के लिए कानून की ताकत नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बल्कि सामाजिक तौर पर इससे निपटारा करना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, इसे निपटना चाहिए। और जैसे उदाहरण के रूप में यदि कोई तेज आवाज में संगीत सुन रहा है, अगल बगल वाले को दिक्कत हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप तुरंत कानून का ही, पुलिस का ही सहारा लें। आप लोग वहां पर असहमति जता सकते हैं उससे। और यदि वह तेज आवाज में ही संगीत सुनना पसंद करता है तो बाकी लोग उससे बातचीत करना बंद कर सकते हैं, अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। और यदि बहुत ज्यादा छोटा मोटा नुकसान यदि हो जाए तो पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। और यदि वहां पर असहमति ही दर्शाना काफी हो जाता है, यदि बहुत बड़ी नुकसान किसी के कार्य से हो रही हो तो वहां पर कानून का दंड उसके लिए उपयुक्त बैठता है। और यह परसंबद्ध कार्य पर होता है जब किसी के कानून से, किसी के कार्य से किसी दूसरे को हानि पहुंचे, तभी प्रतिबंध लगाना चाहिए। और निश्चित व्यक्तियों को गंभीर पहुंचाने की बात हो तो ही वहां पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त सजा देनी चाहिए। अन्यथा छोटी मोटी गलती क्या सजा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। चूंकि मानव जहां रहता है तो वहां पर विविधता होती है। मानव समाज में हर कोई एक ही रंग में रंगे नजर आए ऐसा हो नहीं सकता। हर एक का विचार एक ऐसा हो ऐसा हो नहीं सकता। हर एक का सोच एक जैसा हो ऐसा हो नहीं सकता। जीवन शैली एक जैसा हो नहीं सकता। दृष्टिकोण एक जैसा हो नहीं सकता। लोगों के हित एक जैसे हो नहीं सकते। लोगों की सहन शक्ति एक जैसी हो नहीं सकती। लोगों की संघर्ष क्षमता भी एक जैसी हो नहीं सकती। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न बातें होने के कारण जाहिर है लोग
भिन्न भिन्न तरीके के होंगे, भिन्न भिन्न सहन शक्ति के होंगे। ऐसे में समाज में सामाजिक स्तर पर थोड़ा सा मैनेजमेंट करना चाहिए, सहन शक्ति भी रखनी चाहिए और सहनशीलता यदि बर्दाश्त से बाहर होने लगे या किसी का जान खतरे में पड़ने लगे, नफरत का जहर विशेष तौर पर फैलाया जाने लगे, तो वहां पर उसके लिए कानून सामने लाया जाए और कानून के तहत उसे दंड दिया जाए। कोई घृणा का प्रचार करता है और क्षति पहुंचाने ऐसा कोई बात करता है तो वहां पर उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतना भी अधिक कड़ा न हो कि छोटे मोटे अपराध के लिए उसकी स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। और जैसे किसी के प्रति कोई नफरत फैलाता है, उसे हम आजीवन कैद में नहीं रख सकते, उसे कुछ दिन के लिए हम चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। बार बार वो ऐसा करता है तब उसके खिलाफ कोई बात होनी चाहिए। या कोई भाषण देता है, राज्य के खिलाफ भाषण देता है, तो भी उस पर कुछ हो सकता है। उस पर यदि अमान्य भाषण देता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है या उसके सभा करने में कटौती कर दी जानी चाहिए। इस तरह की बातें होनी चाहिए। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जब ऐसा लगने लगता है कि समुचित प्रतिबंध की जरूरी है, उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है, तभी प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध ऐसा भी नहीं लगाया जाता है जिससे कि लगे कि अतिरेकी हो, असंतुलित हो, ज्यादा पक्षपात पूर्ण हो और यह समाज पर असर डालेगा। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और समाज द्वारा प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यदि बार बार हमेशा प्रतिबंध लगने लगेगा तो फिर लोगों की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ने लगती है। 2.5 सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता। यहाँ पर दो तरह की स्वतंत्रता की बात होती है, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता से आशय है कि व्यक्ति जो कुछ करना चाहे, जो कुछ बनना चाहे वह कर सके, उस पर किसी भी चीज का, बाहरी सत्ता का कोई भी तरह का नियंत्रण नहीं हो, किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप की कोई बातें नहीं हो। प्रकृति में वह जैसे जीना चाहे, जैसे रहना चाहे, बिना किसी बाधा के वह अपना व्यवहार करे और क्या होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह जो करना चाहे वह करे। इसे नकारात्मक स्वतंत्रता का रूप दिया है राजनीतिक विद्वानों ने। इसे प्रतिबंध के अभाव का क्षेत्र कहा है कि मतलब कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना। और जब प्रतिबंध नहीं होता है किसी भी प्रकार का तो इसे मूल्य सापेक्ष दृष्टि से देखें तो इसे नकारात्मक कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वह कर तो लेता है, लेकिन जब वह करता है तो वह एक औपचारिक स्वतंत्रता हो जाती है। वह भरपूर करता है, जो मन में होता है वह करता है। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक इसलिए कहा जाता है कि उसे किसी के द्वारा अनुमति नहीं होती है किसी कार्य करने की, बल्कि वह अपने मन मर्जी से कोई भी काम करता है। उसे किसी की अनुमति नहीं होती है, किसी की सहमति लेनी नहीं पड़ती है। यह होता है नकारात्मक स्वतंत्रता। प्रतिबंध का पूर्णता अभाव या आंशिक अभाव, या एक शब्दों में कहें उसे जो मन में है वह करने की आजादी, यह नकारात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है। नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य द्वारा उसे कोई भी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब नकारात्मक स्वतंत्रता का वातावरण बन जाए, हर लोग अपने आप में स्वतंत्र रहे, तो वहां पर सकारात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ती है। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि अगर नकारात्मक स्वतंत्रता रहेगी, सबों को कुछ भी करने की आजादी रहेगी, तो वहां पर परिस्थिति यह होगी कि जो बलवान होगा वह जो कमजोर होगा उसको सताएगा,
जो धनवान होगा वह निर्धन को सताएगा, और जो धनवान निर्धन को सताएगा, और जो विद्वान होगा वह फिर अपने से कम वाले को फिर सताएगा। तो इस तरह की बातें होगी। निर्बल को सुरक्षा की आवश्यकता होगी, निर्धन को धन की आवश्यकता होगी, आर्थिक सुधार की आवश्यकता होगी, सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होगी, और इन सब सहयोग का वातावरण बनाने के लिए राज्य सामने आता है। जहां की राज्य जब आता है तो राज्य समाज पर प्रतिबंध लगा देता है, और या एक और व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है तो दूसरी ओर कमजोर को यह सहायता करता है। तो इसीलिए इसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया है। व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता की परिस्थिति में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। उसे सकारात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इसे एक उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, फूल की तरह है, और यह फूल अपने आप नहीं खिलेगा, नहीं सुगंध देगा, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की किरणें उस पर पड़े, उस पर्याप्त पानी द्वारा उसे सिंचाई किया जाए, सिंचित किया जाए, और उसकी नियमित देखभाल हो, तभी वह सुंदर ढंग से खिल सकता है। तो यही चीज व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उनकी नियमित देखभाल हो, उनको विकास के अवसर मिले, तो यह सब परिस्थिति राज्य क्रिएट कर सकता है, राज्य ही उपाय कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति को सकारात्मक स्वतंत्रता का नाम दिया गया है। इसी में व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास करता है, उसे हर तरह का सहयोग मिलता है, भौतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से उसे सकारात्मक स्थिति मिलती है, और जिसका वह लाभ उठाता है, और उसी में वह अपना विकास करता है। आप देखते हैं गरीबों के लिए योजना चलाई जाती है, बेरोजगार जो होते हैं वो रोजगार मांगते हैं, और सरकार उसके विकास के लिए कुछ न कुछ रोजगार देती है, और व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति सरकार करती है। तो यहाँ पर इसी संदर्भ में इसको सकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया है। इसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक से अपना विकास करता है, समाज का विकास करता है, राष्ट्र का विकास करता है, और एक बेहतर जीवन को बनाता है। और यह भी समझ लें कि सकारात्मक स्वतंत्रता के मानने वालों का कहना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, और समाज से बाहर वह स्वतंत्र नहीं रह सकता है। वह इसी समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं, और इसी में व्यक्ति विकास करेगा, समाज की स्थितियां उसके अनुरूप होगी। वही नकारात्मक स्वतंत्रता होगी तो यह वो हस्तक्षेप की बात तो करता है कि हमारे लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन जब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप आपके जीवन में नहीं होगा तो फिर आपको सहयोग भी कैसे मिलेगा, तो फिर आपको सहयोग भी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर यही बातें होती है, और तरह अलग अलग विद्वान अलग अलग राय यहाँ पर भी रखते हैं। कुछ लोग नकारात्मक स्वतंत्रता को अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग सकारात्मक स्वतंत्रता को अच्छा मानते हैं। सबों की अपनी अपनी राय है। नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले देखें तो प्रारंभिक उदारवादी चिंतक कहलाते हैं जॉन लॉक। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की बात की है कि लोगों को छोड़ दो, लोगों को यह आजादी है, जीवन का अधिकार है, स्वतंत्र है व्यक्ति, और संपत्ति रखने का अधिकार है, जितना चाहे वो उतना रखेगा। तो यह एक नकारात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है। और इसी तरह स्पेंसर है, एडम स्मिथ है, आपने सुना होगा एडम स्मिथ के बारे में नाम। उन्होंने वो हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया, किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की बातें नहीं होनी चाहिए, एडम स्मिथ ने कहा था। तो ये सब नकारात्मक स्वतंत्रता के उदाहरण। उसी जॉन स्टुअर्ट मिल है कि व्यक्ति पर प्रतिबंध कम से कम लगाए जाने चाहिए, उसी पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित हो, खतरे में हो, दूसरे का अधिकार खतरे में। तो इस तरह के विद्वान विचारक जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि ये लोग नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर विद्वानों को देखें तो टी.एच. ग्रीन का नाम आता है, लाउस्की आता है, हॉबाउस आता है, मैकाइवर आता है। इसमें आप रूसो को भी रख सकते हैं, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद, इन सब विचारों को आप सकारात्मक चिंतक में रख सकते हैं। अपने रूसो की युक्ति
सुनी होगी कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ पाता है। तो समाज का जकड़न, सरकार का जकड़न, राज्य का जकड़न, उसे हमेशा लगता है किसी न किसी प्रकार का जकड़न है, लेकिन ये जकड़न है तो फिर यहाँ पर समाज द्वारा उसे सहयोग भी मिलता है। उसी तरह टी.एच. ग्रीन भी उदारवादी चिंतक है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि व्यक्ति को उतना ही अधिकार देना चाहिए जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता में खलल न पड़े। और आपने स्वसंबंध और परसंबद्ध स्वतंत्रता के बारे में देखा कि यदि दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे के अधिकार में हनन आने लगे तो वहां पर फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद देखेंगे हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जे.एस. मील के क्या विचार हैं। दरअसल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात यदि करें तो यह ओ हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र की बात करता है। मतलब कि अभिव्यक्ति हो तो यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं हो और हमें बोलने की आजादी मिले। यहाँ पर जे.एस. मिल ने भी अपने तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी अभिव्यक्ति के संदर्भ में आप विमर्श कर सकते हैं, जैसे कि अभी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं कि पर्यावरण को नष्ट करने की क्या हमें आजादी प्राप्त है। कई बार आप प्रतिबंध की बात सुनते होंगे, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध, किसी नाटक पर प्रतिबंध, किसी फिल्म पर प्रतिबंध, किसी पत्रिका पर प्रतिबंध। पुस्तक पर प्रतिबंध की बातें होती है कि एक समुदाय, एक वर्ग को लगता है कि इस पुस्तक में जो बातें लिखी गई है ये सही नहीं है, उसके हित में नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, तो वह लोग विरोध करने लगते हैं और कभी कभी सरकारें प्रतिबंध भी लगाती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रतिबंध के दो स्वरूप को हम लोगों ने देखा है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। और इसी में सकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंध की बात होती है और उसी में व्यक्ति के विकास की भी बात होती है। और स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाने को भी, प्रतिबंध लगाने को भी लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसी में वे अपना विकास देखते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। और यह भी आप समझते हैं कि सीमाओं की कहां तक प्रतिबंध लगना चाहिए, इसका भी एक सीमा है और इस प्रतिबंध में नैतिक तर्क की समर्थन की जरूरत होती है। आपने कोरोना काल में देखा कि लॉकडाउन की स्थिति हो गई और लोगों के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए, तो यहाँ पर नैतिक तर्क था कि यह व्यक्ति के लिए ही है, यह उसी के लिए है, यह दूसरे के लिए नहीं है। दरअसल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है यह एक बुनियादी मूल्य है, आदर्श आवश्यकता है, और जो लोग इसे सीमित करना चाहते हैं उससे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को भी सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व कितना अधिक है। एक विचारक हुए वोल्टेयर, वोल्टेयर का कथन था कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। कहने का मतलब है कि यदि हम आपसे सहमत नहीं है तो भी आपकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें वह अभिव्यक्ति, आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार पसंद नहीं आए। और वही वोल्टेयर का यह भी कहना है कि मैं आपसे सहमत भले न हूं, लेकिन आपकी इस आजादी का समर्थन मैं अवश्य करूंगा और उसका हम समर्थन भी करूंगा। यह कहना है वोल्टेयर का। और समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता होगी तभी तो व्यक्ति इस तरह की अभिव्यक्ति को अंजाम दे सकता है। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी दीपा मेहता की, जो कि विधवाओं पर फिल्म बनाना चाह रही थी। तो वहां पर
विधवाओं की क्या व्यथा है, तो वहां पर कुछ लोगों ने उसका विरोध करना चाहा, विरोध किया, और विरोधियों को वो यह तर्क दे रहे थे कि इससे भारत की छवि खराब होगी। और विधवाओं की स्थिति उतनी भी खराब नहीं है जितने की ये दिखाना चाहते हैं, और दिखाने के बाद विदेशों में भारत की छवि खराब होगी। इससे भारत विदेश में भारत की छवि खराब होगी। दूसरी कि प्राचीन नगर जो काशी है वहां पर फिल्म बनाया जाएगा तो काशी की बदनामी होगी। तो इस तरह की बातें, और उन लोगों ने फिल्म नहीं बनने दिया। परिणाम यही हुआ कि जो फिल्म काशी में नहीं बनाई इसकी, और वह फिर कहीं और किसी स्टूडियो में उसका निर्माण हुआ। तो खैर, तो इसी तरह एक फिल्म आई थी ऑब्रे मेनन की, रामायण रिटोल्ड। उसमें सलमान रुश्दी की एक पुस्तक थी, द सेटोनिक वर्सेज। उसमें समाज के कुछ हिस्सों में फिर विरोध हो गया। उसके विरोध के बाद एक जो सिनेमा बनने वाली थी, द लास्ट टेम्पेशन ऑफ क्राइस्ट, तो ये जो है ये सिनेमा भी बंद कर दी गई। और इस सिनेमा में मी नाथुराम बोल्टे एक नाटक का भी जिक्र है, जहाँ की कुछ लोगों ने इनका भी विरोध करने लगा और यह भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस तरह के प्रतिबंध आसान है, लेकिन यह प्रतिबंध कोई समाधान नहीं है, दीर्घकालीन समाधान नहीं है। यह एक अल्पकालीन समाधान है तत्कालिक रूप से। और आपने हाल ही में कश्मीर की पंडितों पर बनाई गई फिल्म के बारे में सुना होगा, देखा होगा कि कुछ लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं कि वहां पर कश्मीरी पंडितों का जो वर्णन किया गया है या जख्म को कुरेदने के समान, यह सही नहीं है। वहीं फिल्मकारों का, पक्षकारों का तर्क है कि नहीं, जो सच्चाई है हम उसे दिखा रहे हैं, लोग उस व्यथा को भी जाने जो उन लोगों ने भोगा। खैर, सबों के अपने अपने तर्क हैं। कोई इसे प्रतिबंधित करने की बात करते हैं, कोई इसे जो फ्री करने की बात करते हैं कि नहीं, इसे फ्री कर दिया जाए, सबों को दिखाया जाए बिना किसी टैक्स के साथ कि लोग इसे और जाने। तो इस तरह की बातें, प्रतिबंध की बातें या फिल्म विवाद का मुद्दा बन जाती है, ऐसी भी बातें आप समाज में देखते हैं। तो कहना यह चाह रहे हैं कि समाज में स्वतंत्रता, इस तरह का प्रतिबंध यदि बार बार लगते जाएगा तो फिर यह एक आदत बन जाएगा, और यह आदत ठीक बात नहीं। इसलिए प्रतिबंध जैसी बातें नहीं हो तो ही वही अच्छी है। और क्योंकि इसके पक्ष में भी हम तर्क यह दे सकते हैं कि फिल्मों में क्या प्रतिबंध लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए। इसके लिए तो सेंसरशिप है, सेंसर बोर्ड है, उनको लगता है जो सीन नहीं दिखाना चाहिए, जो दृश्य नहीं सभ्य समाज के लिए स्वीकार योग्य है, तो उसको तो नहीं दिखाते, वहां पे उसको रोकने की आजादी है। तो फिर इस समाज में ये विवाद का मुद्दा फिर क्यों बने? तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर भी अक्सर हमारे समाज में वाद विवाद होते रहता है। यहाँ पर किस स्थिति में प्रतिबंध लगना चाहिए, किस में नहीं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात आप यह भी समझ सकते हैं कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन इंग्लैंड जिसका कभी भारत गुलाम रहा था, वहाँ राजा होते थे और अभी भी रानियां हैं, वहाँ राजा रानी का परिवार, राज परिवार। और वहाँ जो राजमहल में जो काम करते हैं, वहाँ एक समझौता होता है कि जो उस राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में जो है वो नहीं लिख सकता, किसी को बता नहीं सकता सार्वजनिक तौर पर वहाँ इस तरह की बातें हो रही है, बातें हुई। तो इस तरह की समझौते से वहाँ वह बंधा होता है अभी अपनी अभिव्यक्ति के रूप में। देखिए, यहाँ पर राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद भी महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार यदि देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो आपको लगता है भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है और अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, तो सबों के अपने अपने तर्क हैं। और यहाँ पर अलग अलग तरह की सीमाएं भी लगाई जाती है। भिन्न भिन्न स्थितियों में देखा जाता है कि जब कभी प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तो हमें लगता है कि यह हमारी स्वतंत्रता की कटौती कर रहे हैं, और तो उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। और यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों और जो इच्छा है उसे पाने के लिए प्रतिबंध को लगाया था, उसे हम स्वीकार करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती अगर हम किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता में कटौती की जा रही है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक था
स्वतंत्रता पर बाहरी प्रतिबंधों की अभाव की बात होती है, तो दूसरी ओर एक स्वतंत्रता ऐसी भी होती है जो हमारे सामने हमारे विकल्प रखती है कि हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी चुनने के लिए आजाद हैं, और उसका जो परिणाम होगा वह हमें स्वीकार्य है। और स्वतंत्रता के पक्षधर जो है अधिकतर लोग भी मानते हैं जैसे कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए, सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों की विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही जरूरत इसकी राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोषने की है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल के विचार को देखें तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने विचार दिए थे, और J.S. मिल ब्रिटेन के थे, एक राजनीतिक विचार के रूप में थे। इन्होंने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। किस कारण से प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, और उन्होंने अपनी पुस्तक J.S. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उन्होंने 4 कारण बताए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें भी होनी चाहिए जिन्हें आप गलत मानते हैं, जिनके विचार आज की स्थिति में गलत लग रहे हैं, भ्रामक लग रहे हैं, फिर भी उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। उनको यह आजादी हो कि वो अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे। इन्होंने 4 कारण बताए हैं। पहला कारण देखें तो उन्होंने कहा है कि कोई भी विचार, पहला कारण कहा है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो ऐसा हो सकता है कि जो विचार हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई भी होता है, सच्चाई का तत्व होता है, और अगर हम गलत विचार कहकर उसे प्रतिबंधित कर देंगे तो उसमें जो सच्चाई छिपी होती है हम उस अंश को भी खो देंगे। इसीलिए प्रत्येक विचार के अंतर्गत अपनी अपनी जो सच्चाई छिपी होती है उस बात को देखते हुए प्रतिबंध की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरे कारण को देखें तो मिल ने कहा है कि यह भी पहले कारण जैसा है कि सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। हो सकता है जो विचार आज गलत प्रतीत हो रहे हैं वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। आपको आज यह विचार गलत लग रहा है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो जाएगी उसके अनुकूल तो फिर वही विचार आपके लिए सत्य हो जाते हैं। इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। और तीसरा तर्क देते हैं कि विचारों का संघर्ष आज तो मूल्यवान है ही, पहले भी था, प्राचीन काल में भी था, अतीत में था, और इसका हमेशा महत्व रहा है। और सत्य के बारे में हमेशा यह खतरा होता है कि उसे सब लोग सहज स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और उसकी अपेक्षा कोई विचारहीन बातें ज्यादा लोग स्वीकार कर लेते हैं आसानी से। और जब हम विरोधी विचार के सामने रखते हैं तो फिर कभी कभी जो सत्य बातें होती है वही वो विश्वसनीय जैसे लगने लगते हैं। इसीलिए विचार का महत्व है और इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। और चौथा तक मिल देते हैं कि हम इस बात को लेकर भी सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं कि हम जो हम सत्य समझ रहे हैं वही सत्य है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस किसी विचार को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझाया था, दबाया था, बाद में वही विचार सत्य हो गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उसके लिए स्वीकार नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वही विचार मूल्यवान और ज्ञानवान हो जाते हैं। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह जाते हैं। आपको पता होगा कि सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया था, लेकिन बाद में मृत्यु दंड देने वालों को भी पछतावा हुआ कि हम लोगों ने गलत कर दिया इतने बड़े दार्शनिक को इस दुनिया से विदा करके। और आज आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। एक समय था जब
ऐसा ऐसी बातें कही गई तो उसे फांसी की सजा सुना दी गई थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चक्कर तो सूरज लगाता है, पृथ्वी कैसे लगा सकता है। तो समय समय की बात है। कहने का आशय मीडिया कहते हैं कि अभिव्यक्ति पर स्वतंत्र पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाई जानी चाहिए, इस बात के बावजूद कि उस समय वह विचार सही आपको नहीं लग रहे हैं। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है और इस स्वतंत्रता के अधिकार को न केवल संवैधानिक आजादी प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, बल्कि इस अनुच्छेद के तहत प्राप्त स्वतंत्रता को एक नागरिक की हैसियत से नैसर्गिक अधिकार भी माना जाता है। अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है और यहां रहने वाले किसी विदेशी अनुच्छेद 19 के तहत तमाम अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 धाराएं है। यहां पर अनुच्छेद 19 का 1 जहां स्वतंत्रता के तमाम अधिकारों की बात करती है, इन्हीं अधिकारों के बल पर हम स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। वहीं शेष अनुच्छेद 19 का 2, 3, 4, 5, 6 युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की बात करता है। अनुच्छेद 19 1 में भी 6 अधिकार हैं और आप यह जान लें कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और उनमें से संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यह समाप्त कर दिया गया है। आप जानते हैं कि 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार की समाप्ति कर दी गई और 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान समय में लोगों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 1 ए में कहा गया है कि लोगों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। 19 1 बी में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1 सी इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1 डी इसमें भारत संघ क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 1 ई में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 1 एफ में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया है कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल बोसे IR 1956 SC 92-95 में कहा था कि ये स्वतंत्रताएं नागरिकों को नैसर्गिक रूप से प्राप्त होगी, नैसर्गिक अधिकार होगा और इन सबों के साथ साथ एक स्वतंत्र नागरिक के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के लाभ उठाने के लिए इनके अतिरिक्त भी कई प्रकार की स्वतंत्रताओं की आवश्यकता होती है, होगी और राज्य अधिकार उसे देगा। अगर अनुच्छेद 19 1 में जिक्र नहीं है तो भी यदि व्यक्ति के लिए आवश्यक है तो वह उसके अधिकार में आएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में गिना जाएगा। इन तमाम अधिकारों पर अनुच्छेद 19 2 के तहत युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है। युक्ति युक्त प्रतिबंध का अर्थ होता है कि कानून द्वारा वह प्रतिबंध लगाया जाए और वह कानून मनमाना नहीं हो, सीमा विहीन न हो और न्यायालय की नजर में न्याय संगत हो, न्यायालय को संतुष्टि हो और यह प्रतिबंध इतना भी कड़ा नहीं हो कि वह तानाशाही को दर्शाए। अनुच्छेद 19 1 ए
इसमें वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। वाक स्वतंत्रता मतलब विचारों की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। कोई भी नागरिक को उन्हें विचार करने की, भाषण देने की आजादी होनी चाहिए। अपने विचार को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी है और यह विचार व्यक्त करने की आजादी ही वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र का स्वरूप प्रदान करता है, सहमति प्रदान करता है और राजनीतिक रूप से विमर्श का विषय बनता है। और यदि स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, जागृति नहीं आएगी और वास्तविक अर्थों में वह लोकतंत्र नहीं होगा। इसीलिए लोकतंत्र में बोलने की आजादी, विचार करने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी को सर्वोपरि माना गया है। और आप यह भी समझ लें कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। अनुच्छेद 19A के तहत ही प्रेस की आजादी भी फल फूल रही है। जिस प्रेस को हम देखते हैं अपने विचार प्रकट करते हुए, वह अनुच्छेद 21A का ही भाग है। उसी के तले वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब आप समझ लें कि हर एक नागरिक अपने विचार को, अपने विश्वास को, अपनी भावना को प्रकट करने का अधिकार रखता है और यह अधिकार लोगों को मिलता रहे, इसका संरक्षण होता रहे, यह दायित्व भारत में न्यायालय को है। अभिव्यक्ति की इस आजादी में यह भी समझ लें कि अगर हम राष्ट्र ध्वज लहराते हैं, राष्ट्र ध्वज लहराने की आजादी है, तो यह भी अनुच्छेद 19A की ही अंतर्गत आता है। अपनी विचार प्रकट करने की अभिव्यक्ति इतने व्यापक पैमाने पर है कि सूचना का अधिकार भी अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता के रूप में जुड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति को इसी स्वतंत्रता के, अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत मौन रहने का भी अधिकार देता है कि मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं सुनूंगा, आपकी बात सुनने के लिए मैं बाध्य नहीं हूंगा। यह भी अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत कई एक अधिकार आते हैं। इसमें मुख्य रूप से अपने विचार को प्रकट करने का अधिकार है, विचार को प्रसारित करने का अधिकार है, विचार को प्रकाशित करने का अधिकार है, कार्टून बनाने का अधिकार, प्रिंट करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता या विज्ञापन की स्वतंत्रता या निजी फोन के टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपनी बात प्रसारित करने का अधिकार, राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक दल या किसी भी संगठन द्वारा बंद करने के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ये सारे अधिकार अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ही आता है। हालांकि इस पर भी युक्त प्रतिबंध की बात कही गई है। आपको अधिकार है, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं है कि दूसरे की स्वतंत्रता उससे बाधित हो। यहां तक कि अपराध के लिए उत्तेजित करने के संदर्भ में अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यह भी जान लें कि संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया और युक्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। और इस प्रतिबंध का आधार कई एक होता है, जैसे राज्यों की सुरक्षा के आधार पर आपकी अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है, या विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय, अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। आपको इतना अधिकार नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की मानहानि हो, उसका अपमान करने का अधिकार किसी का यह अधिकार नहीं है। और इन सारे अधिकारों पर प्रतिबंध की बात अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाई जाती है।
जानने वाली बात यह भी है कि हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत नहीं है। विरोध करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल का स्वरूप प्रदर्शन से अलग होता है, इसीलिए इसे विचार और अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर निकालकर देखा जाता है। थोड़ा जिक्र प्रेस की आजादी के संदर्भ में यहां पर करना भी उपयुक्त होगा, क्योंकि इसी अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के तहत प्रेस की आजादी का जिक्र किया जाता है। और यह समझ लें कि प्रेस की आजादी एक महत्वपूर्ण आजादी है, एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, जिसके लिए यह विचार प्रकट करने के लिए, विचार का प्रचार के लिए, विचार के प्रसार के लिए, भावनाओं के विनिमय के लिए, सत्य की तलाश के लिए और व्यक्तिगत आजादी के पुष्पित पल्लवित होने के लिए यह प्रेस की आजादी का होना आवश्यक है। और जहां हम अनुच्छेद 19(1) के तहत इन सारी आजादी का जिक्र करते हैं, वहीं अनुच्छेद 19(2) का युक्त प्रतिबंध की भी बात समझ लें कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक और समाज में लोकतंत्र को जीवंत रखने की बात होती है, तो वहीं यह राष्ट्रहित में यह आजादी, यह अभिव्यक्ति की आजादी किसी तरह की कटुता उत्पन्न न करे। इसीलिए अनुच्छेद 19(2) के तहत भी जो प्रतिबंध की युक्तता की बात होती है, वह इस पर भी लागू होती है। प्रेस पर जो आजादी, प्रेस की आजादी पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, उसके लिए कई एक बातों को ध्यान में रखा जाता है। यथा प्रतिबंध जब भी लगाया जाता है, कानून बनाकर लगाया जाता है, वह युक्त होता है। और दूसरा कि प्रतिबंध कई एक आधार पर लगाया जाता है, जैसे भारत की एकता या अखंडता के हित में, राज्य की सुरक्षा के हित में, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में, लोक व्यवस्था के हित में, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय की अवमानना के संबंध में, अपराध उद्दीपन के संबंध में। और प्रेस पर प्रतिबंध न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आता है, अर्थात यह प्रतिबंध युक्त है या नहीं है, न्यायालय को यह देखने का, जांचने का, परखने का अधिकार है। और यदि यह युक्त नहीं है तो फिर इस प्रतिबंध को न्यायालय द्वारा हटाया भी जा सकता है। यहां पर प्रेस की आजादी के संदर्भ में एक बात यह भी समझने वाली बात है कि जहां आम लोगों के लिए भौगोलिक सीमा की समाप्ति हो जाती है, वहीं प्रेस के लिए भौगोलिक सीमा का जिक्र नहीं है। समाचार संकलन के लिए आप भौगोलिक सीमा को तोड़ सकते हैं। इस पर पाबंदी तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि अनुच्छेद 19(2) के अनुसार वह युक्त न हो। समाचार पत्र प्रचार प्रसार करने एवं स्वतंत्रता के लिए यह एक अभिन्न रूप में होती है। इसीलिए अनुच्छेद 19(2) के तहत यदि आवश्यक समझा जाता है तो ही इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुच्छेद 19(2) के तहत यह प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता के कई धारा का उपयोग किया जाता है, जैसे सशस्त्र सेनाओं को विद्रोह के लिए उकसाना अनुच्छेद 131 में है। वहीं 153 में समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता फैलाना, 295 तथा 298 में धार्मिक भावनाओं को आहत करना, 505 धारा में सेना को सशस्त्र विद्रोह के लिए या विभिन्न वर्ग में वैमनस्य फैलाने हेतु अफवाह फैलाना। वहीं शिष्टाचार या सदाचार के विरुद्ध बात करने की भी पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, लेकिन शिष्टाचार या सदाचार को अलग से विशेष रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन इतना समझ लें कि ऐसी कोई भी चीज जो शिष्ट व्यक्ति को घटिया लगे, घृणा पैदा करने वाली हो, वह शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाली मानी जाती है। अश्लीलता या अशिष्टता किसी रूप में हो, यह शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। अश्लील प्रकाशन की भी आजादी नहीं है। अश्लील लेखक के जो लिखने की मंशा रखते हैं उसकी आजादी नहीं है। यहां तक कि अश्लील पुस्तक के प्रकाशन को लिखने, छापने या रखने को भी दंडनीय अपराध घोषित की गई है। यह अलग बात है कि यहां पर भी अश्लीलता की कोई विशेष अलग से परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन अश्लीलता को भी इतना समझ लें जो व्यक्ति को उत्तेजित करे, जो ऐसा साहित्य जो उसे दुराचारी बनावे, भ्रष्ट बनाने के लिए उसे प्रेरित करे, वे सारे अनैतिक
अश्लीलता के दायरे में आते हैं। अनुच्छेद 19(1) का बी या ख, इसमें कहा गया है कि सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति अपने विचार के प्रचार प्रसार के लिए या किसी भी बात के लिए सम्मेलन कर सकता है, और यहां पर शर्त है कि वह सम्मेलन अस्त्र शस्त्र के बिना हो, और जुलूस प्रदर्शन भी किया जा सकता है, राज्य के खिलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन यहां पर शर्त है कि सार्वजनिक सभाएं और प्रदर्शन या शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन इससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर खतरा न हो, लोक व्यवस्था पर खतरा न हो, अन्यथा उस पर इस संदर्भ में युक्त प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यह सम्मेलन किसी भी प्रकार की सार्वजनिक और व्यवस्था उत्पन्न न करे, शांति भंग न करे, भारत की प्रभुता, अखंडता पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, या यातायात नियंत्रण के संदर्भ में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन किया जा सकता है। अगर किसी संभावित बैठक से लगता है कि यह सार्वजनिक जीवन में व्यवधान डालेगा, दंगा भड़का सकता है, तो इस तरह के बैठक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, स्वास्थ्य या सुरक्षा या मानव जीवन के लिए खतरा को देखते हुए। और भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत आप जानते होंगे कि 5 या उससे अधिक लोगों द्वारा एक जगह संगठित होना गैर कानूनी हो जाता है। किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो, कुछ लोगों की संपत्ति पर कोई बलपूर्वक कब्जा करने की बात हो, या किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम करने का दबाव हो, सरकार या उसके किसी कर्मचारी को विधायी शक्ति के प्रयोग हेतु धमकाने की बात हो, यदि इन सब संदर्भ होता है तो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी व्यक्ति को नहीं रहती है। अनुच्छेद 19(1) का ग, उसमें है संगम की स्वतंत्रता, अर्थात संघ बनाने का अधिकार। यह लोगों को अधिकार देता है कि आप संघ बना सकते हैं। संघ बनाने के अंतर्गत सहकारी समितियां भी आप गठित कर सकते हैं, और इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होता है, कंपनी बनाने का अधिकार, साझा फर्म, समितियां, कोई क्लब, कोई संगठन, कोई व्यापार संगठन या अन्य सामुदायिक संगठन या इकाई बनाने का लोगों को अधिकार है अनुच्छेद 19(1) ग के तहत। और न केवल संघ बनाने का अधिकार है, बल्कि इसको संचालित करने का भी अधिकार है कि आप उसको अपने संवैधानिक मर्यादा के अनुकूल सदाचार के तहत उसे संचालित भी कर सकते हैं। हालांकि इस संगम बनाने के अधिकार पर भी युक्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, जिसके तहत भारत की एकता एवं प्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता का उल्लंघन न होता हो। ऐसा कोई भी काम संघ नहीं करेगा जिससे देश की एकता, अखंडता, प्रभुता खतरे में पड़ता हो, और या किसी भी प्रकार का आपराधिक षड्यंत्र उस संगठन के द्वारा नहीं होना चाहिए। लोक शांति के लिए खतरा किसी भी प्रकार का नहीं हो। और यह भी समझ लें, संगठन का अधिकार है, लेकिन अवैध हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक रूप से वो व्यवस्था फैलाने का अधिकार लोगों को नहीं है। अनुच्छेद 19(1) घ के तहत भारत के नागरिकों को भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में अबाध गति से आने जाने का अधिकार है। आप भारत के नागरिक हैं तो बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी विशेष अधिकार पत्र के भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। कोई भी नागरिक भारत के किसी भी भाग में, किसी भी क्षेत्र में आ और जा सकते हैं, लेकिन आने जाने के इस अधिकार में भी युक्त प्रतिबंध की बात कही गई है कि जहां
सरकार प्रतिबंधित करती है वहां आप नहीं जा सकते हैं। कोई अनुसूचित जनजाति का इलाका है, यदि उसके विशेष संरक्षण के लिए, उसके रक्षा के लिए वहां पर युक्त प्रतिबंध लगाने की बात होती है तो आपका जाना अवैध है। सेना के किसी भी क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं, बॉर्डर के पार आप नहीं जा सकते हैं। सरकार जहां तक तय करेगी, सुरक्षा का वातावरण आपके लिए है, वहीं आप जा सकते हैं। और विशेषकर आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र को इसके तहत ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, प्रथा आदि अलग है आम लोगों से। इसीलिए बाहरी लोग बेरोक टोक वहां आ जाकर उनके हित को खतरे में न डाल दे, इसीलिए उस क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है। इसी तरह वेश्याओं के संदर्भ में भी प्रतिबंध है कि वह एक विशेष क्षेत्र में ही रह सकती है। जहां तहां संचरण करने के लिए उन पर लगाए गए प्रतिबंध को विधि सम्मत ठहराया गया है। अनुच्छेद 19(1) का अंग, इसके तहत भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आबाद बसने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है और आप वहां घूम सकते हैं और यदि मन हो तो आप वहां बस भी सकते हैं, निवास भी बना सकते हैं। यहां पर दो तरह के अधिकार व्यक्ति को मिल जाते हैं। एक तरह से वो अस्थायी रूप से आप वहां रह सकते हैं और दूसरी तरफ अस्थायी रूप से घर बनाकर आप वहां रह सकते हैं। और एक तरह से अगर कहें तो पूरी राष्ट्रीयता के संदर्भ में यहाँ के नागरिक एकल नागरिकता को ग्रहण किए रहते हैं, एकमात्र भारतीय नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नागरिक व्यक्ति नहीं रहते हैं। इसीलिए पूरे भारत वर्ष में कहीं भी आप जा सकते हैं और अस्थायी रूप से बस सकते हैं, अस्थायी रूप से बस सकते हैं, घर बना सकते हैं। यह एक सामान्य नागरिक की तरह प्रत्येक सामान्य नागरिक को यह अधिकार है। लेकिन यहां पर भी युक्त प्रतिबंध की बात होती है कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में जाकर आप नहीं बस सकते हैं यदि सरकार ऐसे प्रतिबंध लगाती है। और विशेषकर आदिवासी जनजाति के क्षेत्रों में जहां सुरक्षित संरक्षित जिस क्षेत्र को किया गया है, वहां आम नागरिकों के जाने, घूमने फिरने, अस्थायी अथवा स्थायी किसी भी तरह के बात से रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 19(1) का 6 नंबर, इसमें वृत्ति की स्वतंत्रता है, मतलब उपजीविका की, आजीविका की स्वतंत्रता है। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार की पेशा को आप अपना सकते हैं, उस व्यापार को शुरू कर सकते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए। या यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, किसी दुकान के मालिक हैं, आप स्वामी हैं, तो आइए आप पर निर्भर करता है, आप कभी भी उसे बंद कर सकते हैं। नागरिक की इच्छा के विरुद्ध कारोबार के लिए उसे विवश नहीं किया जा सकता है। इस व्यापार में भी युक्त प्रतिबंध की बात कही गई है। आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी भी अवैध काम को करेंगे, यथा नशीली दवा का या शराब का बिक्री नहीं करेंगे, मिलावटी खाद्य पदार्थ को बेचने का अधिकार नहीं है, कोई जोखिम भरी या खतरनाक काम करने का अधिकार, करवाने का अधिकार आपको नहीं है। महिला या बच्चों का अवैध व्यापार करना यह व्यक्ति के मूल अधिकार में नहीं आता है। कहने का तात्पर्य है कि अनैतिक कार्य आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर किसी कार्य के लिए सार्वजनिक हित की कोई बात है तो राज्य को यह विशेष अधिकार है कि वह किसी विशेष व्यवसाय के लिए तकनीकी योग्यता की अनिवार्यता को सिद्ध कर सके, अनिवार्य ठहरा सके, और कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, उद्योग को पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य भी कर सकती है।